ये कहानी शुरू होती है एक रिच फैमिली के एल्डेस्ट बेटे से, जिसके लिए लग्जरी, पावर और हैंडसम लुक्स स्कूल में बिल्कुल नॉर्मल बात थी। सब कुछ उसके कंट्रोल में था। लेकिन एक दिन अचानक आसमान से एक लाइटनिंग बोल्ट सीधा उस पर गिरता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो मरता नहीं है, बल्कि उसी पल एक अजीब सा सोल उसके सामने प्रकट होता है और उसका बॉडी हाईजैक करने की कोशिश करता है। लेकिन एमसी कोई आम इंसान नहीं था। उसने तुरंत अपना माना एक्टिवेट किया और खुद को डिफेंड किया। फिर भी पूरी तरह बच नहीं पाया। उस स्पिरिट का एक हिस्सा उसके अंदर मर्ज हो गया और उसी सेकंड उसके दिमाग में किसी और की मेमोरीज फ्लड की तरह घुस गईं। उसकी आंखों के सामने अजीब टेक्स्ट्स फ्लोट होने लगे, जैसे कोई सिस्टम मैसेज या प्रोफेसी। उन टेक्स्ट में लिखा था कि 72 डेमन्स ऑफ सोलोमन फिर से समन होंगे और पूरी अर्थ को केओस में डुबो देंगे। दुनिया डिस्ट्रॉय होने वाली थी। लेकिन सबसे डरावनी बात क्या थी? उसमें लिखा था कि एमसी फर्नन पेलेनबर्ग अपनी फैमिली से किकआउट होकर एक गरीब भिखारी बन जाएगा। आयरॉनिकली, दुनिया खत्म होने से ज्यादा उसे इस बात ने ट्रिगर किया कि वो गरीब बनने वाला है। तब से क्लास के दौरान भी एमसी सिर्फ एक ही चीज सोचता रहा, उसे फ्यूचर कैसे दिख रहा है। उस फ्यूचर में एक लड़का आर्मेनियन ब्लड लाइन का डिसेंडेंट डेमन्स को डिफीट करेगा और वर्ल्ड को सेव करेगा। लेकिन उसी फ्यूचर में एमसी पूरी तरह ब्रोक हो जाएगा। टीचर ने उस स्पिरिट को पूरी तरह फिनिश कर दिया, लेकिन एमसी को अब भी समझ नहीं आया कि ये मेमोरीज उसे कैसे मिली। एक बात क्लियर थी, ये प्रोफेसी सिर्फ चांस नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जो दूर से अप्रोच कर रहा था। और अगर प्रोफेसी सच है तो उसे पहले से मूव करना होगा। इसी नॉलेज की वजह से एमसी ने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके और ज्यादा मनी कमाना शुरू किया। लेकिन उसे एक और चीज वेरीफाई करनी थी। क्या सच में वो हीरो, आर्मीनियन डिसेंडेंट, जल्द ही एंटर करेगा? उसकी सेक्रेटरी ने पूछा कि क्लास कैसी थी। एमसी ने कैजुअली जवाब दिया और कॉफी लेते हुए न्यूज़पेपर उठाया। तभी उसकी नज़र एक नाम पर पड़ी, आर्मियन, और वो शॉक्ड रह गया, क्योंकि वो इंपीरियल एकेडमी में एनरोल हो चुका था। एमसी बिना समय गवाए साउथ की तरफ निकल पड़ा। इंपीरियल एकेडमी, जो इंपीरियल सी के बीच बार्डियन आइलैंड पर बनी थी, एक मैजिकल टेरिटरी जिसके साउथ में एक खतरनाक मार्श एरिया था। प्रोफेसी में 3 बातें थीं जो उसके दिमाग में बार बार घूम रही थीं। पहली, वो खुद एक भिखारी बनेगा। दूसरी, 72 डेमन्स फिर से समन होंगे। तीसरी, आर्मीनियन डिसेंडेंट जो एम्पायर के फाउंडर केनिन्स आर्मीनियन का वंशज है, दुनिया को सेव करेगा। लेकिन ट्विस्ट ये है कि यही हीरो उसके भयानक फ्यूचर से डायरेक्टली कनेक्टेड था। एमसी पूरा प्रोफेसी बुक नहीं पढ़ पाया था, सिर्फ जनरल फ्लो समझ पाया था। उसमें लिखा था कि हीरो एक छिपे हुए डंजन में जाएगा जहां फर्स्ट एम्परर की स्पिरिट वाली तलवार छिपी है। एमसी सीधे उस मार्श में पहुंच गया। उसने देखा कि आर्मीनियन डिसेंडेंट, जिसे हम ए कहेंगे, एक हिडन डंजन ढूंढ रहा था। अचानक एमसी को पास में क्रिम्सन लिक्विड की स्मेल आई। ए शायद डंजन में किसी प्रेडेटर से भिड़ चुका था, एक क्रोकर जो मार्श का टफ प्रेडेटर था। एमसी ने सोचा, सब कुछ प्रोफेसी के मुताबिक ही हो रहा है। वो सामने आया और ए से बात की। ए ने पूछा, तुम मुझे कैसे जानते हो? एमसी ने खुद को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन कहा कि उसे सनबा कहे। ए ने उसे पहचान लिया, लेकिन उसकी टोन में कोई घमंड नहीं था। एमसी ने हाई ग्रेड पोशन उसकी तरफ फेंकी और कहा कि साल में सिर्फ एक बार क्रोकर की रिपोर्ट होती है, इसलिए वो अनलकी था। ए ने पैसे देने की बात की, लेकिन एमसी ने कहा, इसे इन्वेस्टमेंट समझो। तुम भले ही फॉलन फैमिली से हो, लेकिन तुम्हारी रगों में अभी भी इंपीरियल ब्लड है। हैरान था, क्योंकि अफवाहों के मुताबिक एमसी घमंडी था, लेकिन असल में वो अलग निकला। एमसी ने चेतावनी दी कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, अगर कोई और होता तो उसे एक्सपेल कर देता। बाहर से वो हेल्पफुल दिख रहा था, लेकिन अंदर से सोच रहा था, अगर ये प्रोफेसी सच है तो मुझे हर स्टेप मॉनिटर करना होगा। थोड़ी देर बाद एमसी ने अपनी प्रेजेंस पूरी तरह इरेज कर दी और ए का पीछा करते हुए डंजन तक पहुंच गया। और वहां पहुंचकर उसने देखा, वो सच में वही टेरिटरी थी जो प्रोफेसी में लिखी गई थी। अब सवाल ये है, क्या एमसी अपने फ्यूचर को बदल पाएगा या वो सच में एक दिन सब कुछ खोकर ब्रोक हो जाएगा? कहानी अभी बस शुरू हुई है। लेकिन अजीब बात यह थी कि डंजन के अंदर मैजिकल लैंप्स चल रहे थे, फिर भी एमसी को वहां बिल्कुल भी माना फील नहीं हो रहा था, जैसे आसपास की सारी एनर्जी को ही अब्सॉर्ब कर रहा हो। उसने सोचा, क्या ये सेमी परमानेंट लैंप्स हैं या कुछ और ही गेम चल रहा है? उसे याद आया कि प्रोफेसी में एक ही इमेज कुछ और थी, और अभी जो वो देख रहा था वो बिल्कुल अलग था।
मतलब क्या उसका फ्यूचर उस पर ट्रस्ट करने लायक भी है? प्रोफेसी में लिखा था कि ए डंजन में बुरी तरह इंजर्ड होकर एंटर करेगा। गिरने के शॉक से उसका बॉडी लगभग ब्रेक हो जाएगा। वो अपनी बची हुई सारी पोशंस ड्रिंक करेगा, फिर भी उसके घाव सिविया होंगे। दर्द को रेजिस्ट करते हुए वो आगे बढ़ेगा और आखिर में एक ऑल्टर के सामने पहुंचेगा। ऑल्टर के एंड पर एक लंबी तलवार रखी होगी जो उसे अजीब तरह से कॉल करेगी। ए ने तलवार उठाई और उसी पल ब्रिलियंट रेडियंस ने पूरी गुफा को डार्कनेस से बाहर खींच लिया। एमसी ने सोचा कि वो रेडियंस वीक थी और जल्दी डिसअपियर हो गई, लेकिन उसने मैजिक के ट्रेसेस छोड़ दिए थे। आल्टर के बीच में एक मार्क था और ए पूरी तरह अनइंजर्ड डंजन को क्लियर कर चुका था। पूरी सिचुएशन चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, प्रोफेसी रियल है। और अगर प्रोफेसी रियल है तो उसका गरीब बनने वाला फ्यूचर भी रियल है। एमसी ने चिढ़कर कहा, ये तो बिल्कुल क्रैपी फ्यूचर है। वही एरी आर्मियन प्रोफेसी का हीरो था जो डेमन से वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करेगा और किसी तरह एमसी के डाउनफॉल का कारण बनेगा। लेकिन ए की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग थी। वो ऑनर को मटेरियल चीज़ों से ज़्यादा वैल्यू देता था। अगर उससे केयरलेस तरीके से डील किया गया तो वो अनएक्सपेक्टेड फायर बन सकता था। एमसी ने सोचा इसे हैंडल करना आसान नहीं होगा। उसने अपने सर्वेंट हाइट से कहा कि अगर वो सही इन्वेस्टमेंट करे तो सामने खड़ा इंसान एक दिन बहुत ग्रो करेगा। क्या करना चाहिए? हाइट ने सीधा जवाब दिया, हिचकिचाइए मत। एमसी ने शिकायत की कि उनकी पर्सनैलिटी मैच नहीं करती। हाइट ने कूल तरीके से कहा, ड्यूक का कहना है कि पर्सनैलिटी भी मनी से अलाइन हो सकती है। एमसी को लगा डेमेंस, डिस्ट्रक्शन और पर्सनैलिटी क्लैश सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत सारा मनी हो तो फर्क छोटा पड़ जाता है। उसे ए के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, इसीलिए वो अकेडमी पहुंच गया। अकेडमी में डॉर्मेटरी एंट्रेंस एग्जाम रैंक के हिसाब से मिलती थी। 1 से 10 लेबिडस एलीट, 11 से 30 एक्स्ट्राऑर्डिनरी और उससे नीचे डी डॉर्मेटरी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि आर्मियन डिसेंडेंट टॉप में नहीं बल्कि नीचे वाले डॉम में था। तलवार का ईगो तक इस पर चीख उठा, ये अनबिलीवेबल है। अगर करंट एम्परर को पता चलता तो शायद वो अपने टोम से रेज में उठ खड़ा होता। ए ने बस इतना पूछा, डेमन्स अचानक क्यों अपीयर होंगे? तलवार का ईगो बोला, जब तक कोई इंटरफेयर ना करे ये इम्पॉसिबल है। ए ने शांत स्वर में कहा, मैं अभी वीक हूं, मैं इसमें हेल्प नहीं कर सकता। तलवार चिल्लाई, मुझे यकीन नहीं। फिर उसने बताया कि फर्स्ट एम्परर ने इंपीरियल सक्सेशन सिस्टम बदल दिया था। आर्मियन फैमिली की ज़मीनें एम्पायर को डोनेट कर दी गईं। धीरे धीरे उनकी फॉर्चून और टेक्निक्स खत्म हो गईं। फिर भी एम्परर ने कहा था कि ए में टैलेंट है और उसे ग्लोरी रिस्टोर करनी होगी। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। एमसी आया था। ए ने दरवाज़ा खोला। एमसी ने पूछा, बिजी तो नहीं? ए ने कहा, अभी कुछ खास नहीं। एमसी ने कहा कि वो उसके साथ वॉक पर जाना चाहता है। यहाँ बहुत नॉइज़ है, किसी क्वाइट जगह चलते हैं। ए ने 10 मिनट मांगे तैयार होने के लिए। एमसी ने अंदर ही अंदर सोचा, मुझे 10 मिनट वेट करवा रहा है, लेकिन उसने मान लिया। बाहर इंतज़ार करते हुए तलवार का ईगो पूछने लगा, ये आदमी है कौन? फेलिनबर्ग फैमिली का एल्डेस्ट सन। तलवार ने ताना मारा, वो रिच फैमिली, पैसा कमाने में एक्सपर्ट। सोच रहा था, क्या वो पोषण के पैसे लेने आया है? थोड़ी देर बाद दोनों बाहर मिले। ए अपनी तलवार साथ लाया था। एमसी ने कहा कि उसकी कोई बैड इंटेंशन नहीं है और समझ गया कि नाइट्स अपने वेपन से दूर रहना पसंद नहीं करते। एमसी ने कैजुअली डिनर का इनविटेशन दिया, जो चाहो ऑर्डर करो। ए ने मना करने की कोशिश की क्योंकि वो एक्सपेंसिव लग रहा था, लेकिन एमसी ने इंसिस्ट किया, अगर ऑफर कर रहा हूं तो मना मत करो। आखिर ए मान गया। डिनर के दौरान एमसी ने उसे ऑब्जर्व किया। वो काइंड और इनोसेंट लग रहा था, लेकिन सवाल यही था, प्रोफेसी में उसने उसे कैसे डिसीव किया? एमसी ने पूछा, ग्रेजुएशन के बाद क्या प्लान है? आमतौर पर लोग एकेडमी में इन्फ्लुएंस बढ़ाने आते हैं, लेकिन आर्मियन फैमिली हमेशा अपनी स्ट्रेंथ डेवलप करती थी, सोशलाइज नहीं। ए ने सीधा जवाब दिया, मैं थक गया हूं जोक की तरह ट्रीट होकर। आर्मियन फैमिली अभी भी रॉयल ब्लड है, भले ही नाम के लिए। मैं अपने फैमिली का ऑनर रिस्टोर करूंगा। एमसी ने उसकी आंखों में एम्बिशन और डिटर्मिनेशन देखा। वो सिर्फ एक काइंड बच्चा नहीं था, बल्कि प्राउड वॉरियर था। एमसी को अब अंदाज़ा हो गया था कि वो कैसा इंसान है, लेकिन उसने सोचा, अभी स्पॉन्सर करना सही नहीं होगा। ये अपनी प्राइड के लिए अपनी लाइफ तक रिस्क कर देगा, लेकिन किसी के आगे हेड नहीं झुकाएगा। और यहीं से शुरू होती है असली गेम।
जहां एक इन्वेस्टमेंट पूरे फ्यूचर को बदल सकता है। एमसी ने तय कर लिया था कि उसकी पहली प्रायोरिटी होगी धीरे धीरे लॉयल्टी और ट्रस्ट बिल्ड करना। जल्दबाजी नहीं, सही समय आने तक इंतजार। और जब वो मोमेंट आएगा तब वो मौके को ऐसे सीज करेगा जैसे कोई फिश पकड़ ली हो, और जो कुछ भी चाहिए सब अपनी साइड खींच लेगा। उधर हाइड ने पूछा कि क्या उसने बर्व से मुलाकात की। एमसी ने बताया कि उसने सिर्फ लू को बुलाया था क्योंकि वे लोग लापरवाह थे। हाइड ने कहा कि उसे वापस भेज देना चाहिए था क्योंकि पता था कि उसका मास्टर लेट आएगा, फिर भी उसे वेट कराया। क्या वो जानबूझकर उसकी डिटर्मिनेशन क्रश करना चाहता है? एमसी ने शांत स्वर में कहा, उसे कंट्रोल करना आसान है, लेकिन बर्व फैमिली पर मैंने बहुत एफर्ट लगाया है, वो काम करेगा। तभी उसके सिर में हल्का दर्द उठा, जैसे प्रोफेसी का कोई हिस्सा फिर से एक्टिव हो रहा हो। उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी, इनकम्पेरेबल ब्लॉन्ड हेयर, हाथ में नोबल स्वॉर्ड। प्रोफेसी में लिखा था कि ए उसे तलवार डांस करते देखेगा और उस पल सोचेगा कि चाहे उसके विंग्स टूट जाएं, वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। और ट्विस्ट ये है कि जो लोग उस लड़की को चोट पहुंचाएंगे वो होंगे फेलनबर्ग फैमिली। एमसी के दिमाग में क्लिक हुआ, तो यही कारण है कि फ्यूचर में ए मुझसे हेट करेगा। उसने अंदर ही अंदर सिचुएशन को कोसा। वो लड़की थी लुइना बर्व। बर्व फैमिली एम्पायर के नॉर्थ की गार्डियन 7 प्रिंस इलेक्टर्स में से एक। लेकिन मॉन्स्टर वेव्स ने उनकी फोर्ट्रेस और ग्लोरी को लगभग डिलीट कर दिया था। उन्हें मनी चाहिए थी वापसी के लिए, और इसी मौके पर फेलनबर्ग फैमिली एमसी के पिता ने हाथ बढ़ाया। फेलनबर्ग की मैजिक एक्सीलेंट थी, लेकिन उनकी फेंसिंग वीक। बर्व की स्वॉर्डमैनशिप स्ट्रांग थी। दोनों का जंक्शन परफेक्ट मौका था। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट, लुइना ही प्रोफेसी में ए की लव बनने वाली थी। एमसी ने सोचा, ये हराम वर्ल्ड सेव भी करेगा और लव भी ले जाएगा। अगर लुइना ए से जुड़ी है तो एमसी को ये सुनिश्चित करना होगा कि वो उससे नफरत ना करे। वो आगे बढ़ा और कल के लिए माफी मांगी, बोला कि वो जानबूझकर नहीं गया था। लुइना ने ठंडे स्वर में कहा, हमेशा वही लोग सफ़र करते हैं जो कमज़ोर होते हैं। एमसी ने तुरंत डिफेंड किया। फिर उसने असली बात छेड़ी, मैजिक डिपार्टमेंट और नाइट्स के बीच जंक्शन पार्टनरशिप। लुइना ने बात पूरी होने से पहले ही मना कर दिया। पूछा, मैं तुम्हारी पार्टनर क्यों बनूं? तुम 10th रैंक हो, मेरे पास बेटर ऑप्शंस हैं। एमसी मुस्कुराया। अगर तुम 3 साल पार्टनरशिप मेंटेन करोगी तो मैं तुम्हारे सारे अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट बढ़ा दूंगा। बस कंडीशन ये है कि तुम मुझे स्पॉन्सर एक्सेप्ट करोगी। लुइना चौंक गई। नॉर्मली नोबल्स दूसरे नोबल्स को स्पॉन्सर नहीं करते। एमसी ने समझाया, ज़्यादातर मनी मैं अपने फैमिली को भेजता हूँ। मैं खुद कॉमनर से भी बदतर रहता हूँ। तुम्हें स्पॉन्सर करना कोई स्पेशल फेवर नहीं, बस इन्वेस्टमेंट है। तुम टैलेंटेड हो। लुइना ऑनर और लॉयल्टी वैल्यू करती थी। एमसी ने हल्का सा प्राइड पर चोट की। नोबल स्टेटस से फैमिली इक्वल नहीं हो जाती। बर्व का ऑनर बड़ा है, लेकिन एंशिएंट रॉयल फैमिली से कंपेयर नहीं। ये सीधा ऑफेंस था, लेकिन एमसी जानता था अगर वो टैलेंट की सच्ची तारीफ करेगा तो वो मना नहीं करेगी। उसने कहा, मैंने तुम्हारा स्वॉर्ड डांस देखा। वो सुप्रीम, नोबल और लाइफ से भरा था। शब्द नहीं मिलते उसे डिस्क्राइब करने के लिए। वो लगातार कॉम्प्लीमेंट्स बुनता गया। लुइना एम्बैरस हो गई। बस करो। लेकिन एमसी रुका नहीं। आखिरकार उसने पार्टनरशिप एक्सेप्ट कर ली। उसके रूम में मेड ने स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। 3 साल क्लास पार्टनर और ज़्यादातर क्लॉज ग्रेजुएशन के बाद खत्म। कंडीशंस बहुत फेवरेबल थीं। मेड ने शक जताया, ये मनी ऑब्सेस्ड मेनिया कुछ प्लान कर रहा है। लुइना ने उसे रोका। वो अभी भी फेलनबर्ग का हेयर है। मेड बोली, ये हेयर तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। लुइना ने सिर हिलाया। मुझे वैसा फील नहीं हुआ, लेकिन सस्पिशियस है। फिर भी फैमिली के लिए मैं एंड्योर करूंगी। अगले दिन हाइड आया। यंग मास्टर ट्रेनिंग फील्ड में वेट कर रहे हैं। लुइना सोच में पड़ गई। अब क्या प्लान है? एमसी उधर खड़ा सोच रहा था। लुइना 2nd रैंक है। डिपार्टमेंट का बेस्ट है एलन डोनार्ड्स, जिसे उसने कभी डिफीट नहीं किया। लेकिन उसमें पोटेंशियल है कॉन्टिनेंट के टॉप 10 रॉयल नाइट्स में से एक बनने का। उसे जल्दी पता लगाना होगा, क्या उसके पास कोई हिडन ट्रिक्स हैं? लुइना ट्रेनिंग फील्ड पहुंची। क्या चल रहा है? तुमने बुलाया क्यों? एमसी ने कैजुअली कहा, बस ये दिखाना था कि मैं तुम्हारे मुकाबले बहुत पीछे नहीं हूं, ताकि तुम्हें ये पार्टनरशिप यूजलेस ना लगे। और यहीं से शुरू होने वाला था असली क्लैश। लुइना टॉप 10 में रैंक करती थी,
इसलिए वो मानती थी कि एमसी स्किल्ड है, लेकिन सेकंड और 10th रैंक के बीच अभी भी एक गहरा चाज़म था। एमसी ने शांत स्वर में कहा, मैं समझता हूं। लुईना बोली, अगर तुम साबित करना चाहते हो तो अटैक पहले तुम करो, मैं तुम्हें फर्स्ट मूव देती हूं। एमसी ने अपना स्टाफ निकाला, उसके ऊपर स्टोन मैजिक कंज्योर हुआ और पत्थर के फ्रैगमेंट्स बुलेट्स की तरह लुईना की तरफ लॉन्च हो गए। लेकिन उसने अपनी स्वॉर्ड ड्रॉ करते ही सबको बीच से स्लाइस कर दिया। वो सीधे मैच के पास चार्ज करने लगी, रास्ते में आने वाली हर चीज को कट करती हुई। एमसी ने तुरंत लाइटनिंग मैजिक क्रिएट किया। लुईना ने फिर से उसे स्लाइस कर दिया, लेकिन ट्विस्ट ये है कि एमसी असल में उसके पीछे पोजीशन ले चुका था। इस बार उसने लार्ज स्केल मैजिक तैयार किया जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को डोमिनेट कर दे। लुईना में महसूस किया कि ये नॉर्मल स्पेल नहीं था, इसमें हर तरह की मैजिक रीइंफोर्समेंट थी। ट्रेनिंग फील्ड का पूरा ग्राउंड तक लेविटेट करने लगा। वो खुद हवा में उड़ गई। उसने शॉक में पूछा, तुम एक साथ इतने हाई लेवल स्पेल्स कैसे कंज्योर कर रहे हो? तुम्हारे पास कितना माना है? उसे समझ आया, एमसी 10th रैंक वाला नहीं है। उसने उसे पूरी तरह अंडर एस्टिमेट किया था। वो लगभग हारने वाली थी। तभी उसने अपनी स्ट्रेंथ से एक्सट्रीम एनर्जी रिलीज की। एमसी इम्प्रेस होकर स्माइल करने लगा। फाइनल डुएल शुरू हुआ। मैजिक बनाम लुईना की एलिगेंट फेंसिंग। वो सीधे एमसी की ओर चार्ज हुई और अचानक एमसी का स्टाफ जमीन पर गिर गया। मैं सरेंडर करता हूं, उसने कहा। लुईना ने शक से पूछा, मजाक उड़ा रहे हो? एमसी बोला, नहीं, मेरा माना खत्म हो गया है। माना के बिना मैच नाइट को नहीं हरा सकता। लुईना ने महसूस किया वो सच बोल रहा है। उसका माना सच में ड्रेन हो चुका था और क्योंकि उसने सारे अटैक्स ब्लॉक किए थे, विक्ट्री उसकी थी। फिर भी उसके दिल में अजीब सा बैड फीलिंग क्यों आ रहा था? एमसी ने कहा, तुम्हारे लिए कुछ है। उसने उसे एक गिफ्ट दिया। सुना है तुम्हें चॉकलेट पसंद है। ये हमारी फैमिली के विस्की से बनी है, काफ़ी गुड है। अगर नहीं पसंद तो वर्ल्ड ट्री फ्राइड चॉकलेट भी है, या फ्रांसिया किंगडम की स्पेशलिटी क्रिकेनाइन चॉकलेट। लुईना ने आंखें सिकोड़ लीं। तुमने मेरा पास चेक किया? एमसी हंसा। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, बस टॉप 10 स्टूडेंट्स की बेसिक डिटेल्स देखी थीं। लुईना बोली, ड्यूअल जीतने पर चॉकलेट देना चाइल्डिश है। एमसी ने कंधे उचका दिए। फोर्स नहीं करूंगा। लेकिन उसने गिफ्ट ले लिया। फिर उसने रुकने को कहा। तुम्हारे पास इतना माना था कि तुम यूनिलैटरल अटैक कर सकते थे, फिर भी खुद को लिमिट तक क्यों धकेला? क्यों प्रिटेंड किया कि तुम सिर्फ टॉप 10 हो? एमसी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, एक मर्चेंट स्पॉटलाइट में नहीं चलता। बाद में कमरे में हाइड ने पूछा, आपने पूरा माना स्टोरेज और एम्पलीफायर ब्रेक कर दिया, क्या हुआ? एमसी ने कहा, मैंने लुईना से ड्यूल किया। वो स्ट्रांग है, लेकिन मैं प्रिपेयर्ड था। फिर भी सब ड्रेन हो गया, और उसका भी। हाइड चौंका। इतने प्रेशियस आइटम्स यूज किए, क्या वो सच में इतनी वर्थ है? एमसी ने शांत स्वर में कहा, ये फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट है। वो सोचने लगा, ए ने गलत जज नहीं किया था। उसकी फेंसिंग सच में एलिगेंट और सीक्रेट थी। उसमें टैलेंट है। लेकिन उसने कभी फर्स्ट प्लेस लेने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या उसका इक्विपमेंट लो लेवल था? हाइड ने पूछा, ड्यूक को क्या जवाब देंगे? बर्व की सीक्रेट फेंसिंग बहुत हाईली सॉट आफ्टर थी। एमसी थोड़ा टेंशन में आया। क्या पिता मुझे डिसऑन कर देंगे? हाइड बोला, नहीं, वो उससे पहले आपकी लाइफ ले लेंगे। एमसी ने कड़वी मुस्कान दी। वो अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं करेंगे। उसने फैसला किया, पहले लेटर भेजेगा। लेकिन लेटर भेजते ही उसके दिमाग में इमेज आई, पिता पढ़ते ही कोलैप्स हो रहे हैं। वाइल्ड थॉट्स और एंग्जाइटी ने उसे घेर लिया। कुछ दिन बाद जवाब आया। इतनी जल्दी? एमसी ने कहा। हाइड बुदबुदाया। आखिर वो दिन आ गया। कोई अलग मैसेज? नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है ये मेरा आखिरी दिन है आपकी सर्विस में। एमसी ने सोचा, ये मेरी गलती नहीं है। अगर ए डीमन से कंसॉर्ट करने के क्राइम में एक्सपोज हुआ होता तो मैं रिजेक्ट हो जाता, लेकिन ये मामला अलग है। अब उसे खुद पिता से मिलना होगा। वो जानता था, अगर प्रोफेसी बुक का सच बता दिया तो पिता कहेंगे कि एक मर्चेंट इल्यूजन में घिर गया है और फैमिली बर्बाद करने चला है। उसे कुछ ऑफर करना होगा, बर्व की लॉस को कंपनसेट करने के लिए। पिता ने उसे देखते ही कहा, तुम उम्मीद से ज़्यादा नॉर्मल दिख रहे हो। सोचा था ड्रग्स ले रहे हो या दिमाग खो दिया है, या वो डीमन जिसने फर्स्ट एम्परर को फिनिश किया था उसने तुम्हें टेक ओवर कर लिया है। बताओ क्या किया तुमने? एमसी ने सीधा कहा, मैंने बर्व में बेहतर इन्वेस्टमेंट किया है। पिता गरजे, सीक्रेट फेंसिंग से बेहतर क्या हो सकता है? एमसी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अभी नहीं बता सकता। फैमिली लीडर की आंखों में रेस चमक उठा। ये रिक्वेस्ट नहीं है,
तुम फैमिली की फॉर्च्यून डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो। एमसी ने बिना झुके कहा, मुझे पता है, लेकिन मेरे थॉट्स नहीं बदले। अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो मैं सीक्रेट फेंसिंग से बेहतर कुछ लेकर आऊंगा। पिता ने दोबारा पूछा, तुम्हारे कॉन्फिडेंस का सोर्स क्या है? एमसी ने दोहराया, मैं नहीं बता सकता। कमरे में साइलेंस छा गया। पिता ने कड़क आवाज में कहा, यह एब्सर्ड है। मैंने तुम्हें रेकलेस बनना नहीं सिखाया। ये कोई छोटा मामला नहीं है जो ऐसे ही रिजॉल्व हो जाए। और अब एमसी के सामने था सबसे खतरनाक ड्यूल, अपने ही पिता के साथ। पिता के सामने खड़े होकर फर्नन ने गहरी सांस ली। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, उसने शांत लेकिन ठोस स्वर में कहा। मैं भविष्यवाणी का जिक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर मैं पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूं तो मुझे वो सब बताना होगा जो मुझे पता है। मेरे पास एक निजी इंटेलिजेंस ग्रुप भी है। एवॉन ने ठंडी निगाह से उसे देखा। मुझे उस पर शक है, फिर भी बोलो, क्या जानकारी है? फर्नन ने बिना हिचक जवाब दिया। एरीज पर्वतों के पूर्व में विस्काउंट डोनट्स के क्षेत्र में एक अनडिस्कवर्ड क्रिस्टल माइन है। पिता की भौहें सिकुड़ गईं। कभी नहीं सुना। तुम्हारा इंटेलिजेंस ग्रुप बच्चों का खेल तो नहीं? फर्नन ने शांत भाव से कहा। उसी ग्रुप की वजह से हमें पहले भी एक दुर्लभ सिक्का मिला था। ये माइन बर्फ की सारी हानि कवर कर सकती है और उसके बाद भी मुनाफा छोड़ेगी। ये सच में मनी माउंटेन है। उसने समझाया कि मैजिक स्टोन्स ऐसे खनिज होते हैं जिनमें माना भरा होता है और इसलिए वे अत्यधिक मूल्यवान हैं। उसने खुद माइन नहीं देखी थी, ना ही आकार का अंदाजा था, लेकिन मौजूदा हालात उनके पक्ष में थे। डोनार्ड शिपमेंट तूफान में फंस गई। उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। अगर हम अभी कदम उठाएं तो माइन पर हाथ रखा जा सकता है। पिता ने कुछ क्षण सोचा। अगर ये सच है तो तुम्हारी गलती को अनदेखा किया जा सकता है, लेकिन पहले सत्यापन होगा। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, जरूरत पड़ी तो बुलाऊंगा। फर्नन ने समझ लिया। क्रोध पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, पर फिलहाल टल गया है। जब वो जाने लगा, एवॉन ने पुकारा, रुको, इतने दिन बाद आए हो, साथ में भोजन कर लेते हैं। दरवाज़ा बंद हुआ तो पिता ने अपने सचिव से कहा कि उन्हें निराशा हुई। ब्लैक टर्टल ने ये खोज क्यों नहीं की? सचिव ने माफ़ी मांगी। तुम्हें क्या लगता है मेरा बेटा कैसा व्यापारी बनेगा? सम्मानित, सचिव ने उत्तर दिया। पिता की आंखों में हल्की जिज्ञासा थी, लेकिन उसने ये जानकारी कैसे पाई? उसकी स्क्वाड के बारे में धीरे धीरे पता लगाना होगा। शायद वे अयस्को में विशेषज्ञ हों। उन्होंने लुइना बर्फ के बारे में भी जांच करने को कहा। क्या ये सब किसी भावनात्मक कारण से तो नहीं? दूसरी ओर अकेडमी में फरनान ने लुइना से पूछा, आलिया ने कार्लोस डेनावे के साथ टीम क्यों बनाई? लुइना ने कंधे उचका दिए। पैसे के लिए, और जैसा उम्मीद था, कुछ बड़ा होने वाला है। फरनान हंसा। पैसे की बात हो तो मैं भी पीछे नहीं। लुइना उसकी मनी डेमन वाली छवि से प्रभावित नहीं हुई। फरनान ने मेज पर एक एलिक्सर और कूपन रखा। मैंड्रे रूट से बना है और ये मेरी कंपनी से हथियार खरीदने का कूपन। लुइना चौंकी। मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में स्पॉन्सरशिप का क्लॉज है, उसने सहजता से कहा। असल में ऐसा कोई क्लॉज नहीं था, लेकिन भविष्य में उसका एक फेवर लेना इस कीमत से सस्ता था। लुइना ने अनिच्छा से स्वीकार किया। मैं तुम्हें अपनी फेंसिंग चोरी नहीं करने दूंगी, उसने मन ही मन सोचा। फर्नन अपने कमरे में लौटा। एन एरियन आज के लेक्चर में ज़रूर होगा। उसने अपनी बाहें गर्म की। पहले वर्ष का ड्यूल अब शुरू होने वाला था। फ्रेंडली ड्यूल्स के लिए मशहूर ये स्तर हमेशा चर्चा में रहता था, और भविष्यवाणी के अनुसार जो भी तलवार का ईगो हासिल करेगा वही जीत की लकीर खींचते हुए एक दिन दुनिया को बचाने वाला नायक कहलाएगा। भीड़ के बीच एक शाही आभा लिए युवक पास आया। यहाँ फर्नन फेलनबर्ग को देखना दिलचस्प है, उसने कहा। फर्नन ने हल्की झुककर अभिवादन किया। महामहिम कैसे है? युवक मुस्कुराया। काफी समय हो गया, पर बताइए, आप यहाँ किसे देखने आए हैं? कोई नया छात्र ध्यान खींच रहा है? फर्नन ने सीधा पूछा। क्या आप एन आर्मियन को देखने आए हैं? स्वाभाविक है, युवक ने उत्तर दिया। पुरानी इंपीरियल फैमिली का सदस्य 100 साल बाद अकादमी में दाखिल हुआ है, जिज्ञासा तो होगी ही। फर्नन ने उसे पहचान लिया। ये था लुडकर, दूसरा राजकुमार। उनकी वंशावली और आर्मियन परिवार की जड़ें एक थीं, पर अब संबंध कड़वे हो चुके थे, और लुडकर अधिकार को सबसे ऊपर रखने वाला एन को कांटे की तरह देखता था। लुडकर ने आगे कहा, और एक और रोचक नाम है, वर्नन काउबुंडर। इस बार प्रवेश परीक्षा में दूसरा स्थान। लगता है कोई नायक का स्थान छीनने को तैयार है। फर्नन के मन में विचार कौन था? हर महाकाव्य नायक के सामने एक प्रतिद्वंद्वी खड़ा होता है। अगर एन भविष्यवाणी का नायक है तो वर्नन अगला विरोधी हो सकता है।
इंस्ट्रक्टर ने एन और एंटोडर्न को बुलाया। ड्यूल शुरू हुआ। एंटो, जो प्रवेश परीक्षा में 10वें स्थान पर था, लंबी चालों से आगे बढ़ा। एन 38वां स्थान ने पहला वार मुश्किल से रोका। एंटो ने तलवार में माना भरकर साफ कट मारने की कोशिश की, पर एन ने एरियल मूव से बचाव किया। लुडगर ने बुदबुदाया, 38वां रैंक 10वें को इतना मजबूर कर रहा है, दिलचस्प है। अचानक एन ने शांत होकर काउंटर किया। उसकी तलवार ने एंटो की शर्ट का कॉलर चीर दिया, सिर्फ एक सटीक वार से। भीड़ दंग रह गई। एंटो ने पूरी मैजिकल एनर्जी झोंक दी, पर एन की चालें अब स्थिर थीं। कुछ ही पलों में एंटो की तलवार दूर जा गिरे और वो जमीन पर था। विजेता एन और मियन। एन ने चमकती तलवार उठाई। सहपाठी चिल्लाए, वो सच में जीत गया था। फर्नन ने मन ही मन सोचा, भविष्यवाणी सही दिशा में है, उसे बस एन को बढ़ने में मदद करनी है और सही समय पर उसे अपना सहयोगी बनाना है। दूसरी कक्षा में फर्नन और लुइना की जोड़ी चर्चा का विषय थी। लोग बातें करेंगे, लुइना ने कहा। कुछ समय बाद रुक जाएंगे, फर्नन ने जवाब दिया। एलेक्सेर इस्तेमाल किया, नया इक्विपमेंट कैसा लगा? लुइना ने याद किया कि वो उसे पहनकर उत्साहित हुई थी। बुरा नहीं था, उसने अनिच्छा से स्वीकार किया। तभी कक्षा में 2 शिक्षक आए। मैं हूं प्रोफेसर रोजेलिया, मैजिक की प्रोफेसर, महिला ने कहा। और मैं हूं प्रोफेसर ग्रैड, दूसरे ने परिचय दिया। पहली गतिविधि एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। उन्हें नक्शे दिए गए जिनमें एक गंतव्य चिन्हित था। 3 घंटे में पहुंचना आदर्श, 4 घंटे की सीमा। कॉम्बैट और बोनस पॉइंट्स ग्रेड में जुड़ेंगे। कोई और प्रश्न ना होने पर सब मैदान की ओर बढ़े। चलते चलते लुइना और फर्नन का सामना जेन हू और नेड पार्लन से हुआ, टॉप 70 में आने वाले छात्र। क्या करें? लुइना ने पूछा। हम यहाँ लो रैंक लोगों से उलझने नहीं आए। फर्नन मुस्कुराया। आज फैसला तुम्हारा, मैं पूरी तरह फॉलो करूंगा। लुइना की आंखों में चमक आई। पहले बोनस पॉइंट सुरक्षित करते हैं। नेड ने धीरे से कहा, भागने का मौका है। पर लुइना पहले ही ग्रेसफुल छलांग लगा चुकी थी। कोई नहीं भागेगा, मुझे बोनस चाहिए। फर्नन ने उसकी चाल के साथ अपनी मैजिक सपोर्ट जोड़ी। वार और स्पेल एकदम तालमेल में। मैदान में रणनीति और शक्ति का असली खेल अब शुरू हो चुका था। लुइना और फर्नन ने जेनहू और नेड पालन को तेजी से परास्त कर दिया। जैसे ही वे गिरे, उनके पोस्टर मैप से गायब हो गए। फर्नन ने हल्के स्वर में कहा, मैप पर एक डिफेंसिव स्पेल था, असिस्टेंट्स ने लगाया था, एलिमिनेशन होते ही मार्क हट जाता है। ऊपर ऑब्जर्वेशन टावर में प्रोफेसर ग्रैड ने भौएं उठाईं। उम्मीद से जल्दी बाहर हो रहे हैं छात्र, प्रोफेसर रोजेलिया ने मुस्कुराकर कहा। और कोई भी मॉन्स्टर से नहीं हारा, सब आपस में टकरा रहे हैं, ये दिलचस्प है। ग्रैड ने पूछा, कोई जोड़ी है जिसे आप खास देखना चाहेंगी? रोजेलिया ने नाम गिनाए, लुडकर और एन, कार्लोस डेनिव और आलिया टॉटेगा। लेकिन सबसे रोचक जोड़ी है लुइना बर्व और फर्नन फेलिनबर्ग। फर्नन एक चट्टान पर खड़ा था। मार्क की गई जगह यही है, शायद पहाड़ी रेगिस्तान। लुइना ने चेतावनी दी, समय निकल रहा है। फर्नन नीचे कूद आया। उत्तर पश्चिम चलते हैं, और कुछ लोग भी आ रहे हैं। उसने अपने स्टाफ से एक विशाल पत्थर खड़ा कर दिया। तभी आवाज आई। आखिर मिल ही गए फर्नन फेलिनबर्ग। कार्लोस डेनिव सामने आया और पीछे से वार करने की कोशिश की। लुइना झुंझराई, पीछे से हमला? कार्लोस हंसा। रियल प्रैक्टिस है, शिक्षक ने कहा था, मौका मिले तो लो। और तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था। लुइना की भौहें तन गईं। मैं किसी की नहीं हूं, फर्ना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हार की चुभन है बस, पर यह बचकाना है। कार्लोस ने दांत भींचे। चुप रहो। दोनों पक्ष समझते थे, मजबूत जोड़ी को पकड़ना ज्यादा पॉइंट्स देगा, इंतजार करना बेकार था। फर्ना ने शांत स्वर में कहा, मैं सपोर्ट करूंगा, तुम पूरी ताकत से जाओ। लुइना ने बिना देखे जवाब दिया, रास्ते में मत आना, हम कोई कोऑर्डिनेटेड टीम नहीं है। फर्नान मुस्कुराया, अलग अलग लड़ना बेकार है। उसने हवा में दर्जनों पत्थर उठा दिए, सब घूमते हुए कार्लोस और उसके साथी को घेरने लगे। मुझ पर भरोसा करो, उसने धीरे से कहा।